नमस्कार दोस्तों, अब हम लोग अर्थशास्त्र में नया चैप्टर नंबर 3 शुरू करने वाले हैं। और इस चैप्टर का नाम आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। चैप्टर का नाम है मांग, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डिमांड। ये मांग शब्द की चर्चा हमने थोड़ी बहुत की है, इसके पहले भी मैंने इस शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन अब आपको आम नागरिक की तरह से नहीं, एक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी की तरह से मांग की व्याख्या को समझना है। तो मांग की व्याख्या में अभी तक हमको लगता था कि कोई व्यक्ति वस्तु खरीदने के लिए जाता है, इच्छा करता है, खरीदता है, उसको मांग कहते हैं। पर प्रॉपर व्याख्या के अंदर हम एक एक शब्द का पोस्टमार्टम करेंगे। पहला शब्द आपके सामने आ रहा है इच्छा। क्या अगर आपकी कोई इच्छा है, अगर आपकी इच्छा है कि आप हेलीकॉप्टर खरीदो, तो ये कह सकते हैं कि आप हेलीकॉप्टर की मांग कर रहे हो? ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि आपकी इच्छा तो है पर आप हेलीकॉप्टर खरीद नहीं सकते। आपके अंदर, सॉरी मैं आपको नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ मान लो मुझे हेलीकॉप्टर खरीदने की इच्छा है, पर ये मांग क्यों नहीं है? क्योंकि हेलीकॉप्टर खरीदने की इच्छा तो मेरे पास है, पर हेलीकॉप्टर खरीदने की जो क्षमता है, के लिए जो पैसे चाहिए, वो मेरे पास में नहीं है। तो खाली इच्छा हो, सिर्फ इच्छा हो, तब आप मांग कर रहे हो, ये आप कह सकते नहीं हो। तो इच्छा के साथ साथ क्या होना चाहिए? इच्छा के साथ साथ एक और चीज़ होनी चाहिए, और वो चीज़ जो है वो है शक्ति। शक्ति, अब शक्ति मतलब ये नहीं कि आप सलमान खान की तरह से मजबूत हो, पावरफुल हो। शक्ति का मतलब आपकी जेब में पैसा होना चाहिए। अर्थशास्त्र में जो पैसा है, धन है, वही शक्ति है। अब दो चीज़ें, मान लो कि हेलीकॉप्टर खरीदने की इच्छा भी मेरे पास है और मेरे को हेलीकॉप्टर खरीदने की मेरे पास क्षमता भी है, पैसा भी है। तो क्या मैं हेलीकॉप्टर की मांग कर रहा हूँ? तब भी जवाब होगा नहीं, क्योंकि इच्छा और शक्ति होने से नहीं होगा। आप खरीदने जा रहे कि नहीं जा रहे? मेरे पास इच्छा भी है, शक्ति भी है, लेकिन मेरे को अभी खरीदना नहीं है। हेलीकॉप्टर खरीदना मेरे को है, लेकिन अभी नहीं खरीदना है। कोई मुझे बोले कि आप खरीद क्यों नहीं रहे हो, तो मैं कहूँगा अरे अभी बारिश का मौसम है, हेलीकॉप्टर को लेकर उड़ेंगे तो कहीं पानी वानी घुस जाएगा पंखे में, तो हमको नहीं खरीदना। तो फिर क्या करेंगे? तो मांग कब बनेगी? ऐसा कब कह सकते हैं कि भाई प्रदीप सर ने हेलीकॉप्टर की मांग की है? ऐसा तब कह पाएंगे जब आपके पास इच्छा शक्ति के साथ साथ तैयारी है। आपने एक समय डिसाइड कर लिया है कि मुझे अब इस हफ्ते में हेलीकॉप्टर खरीदना है। तो ये तीन चीज़ें एक साथ में होनी चाहिए। ये तीनों साथ में होंगी। मैं फिर से कर रहा हूँ क्लियर, इच्छा भी होनी चाहिए, शक्ति भी होनी चाहिए, तैयारी भी होनी चाहिए। ये तीनों इकट्ठे होंगे तब जाके आप वस्तु की मांग कर रहे हो, ऐसा आप थोड़ा बहुत कह पाओगे। एक और चेंज करते, मान लो कि हमारी शक्ति तो है, किसी के पास ढेर सारे पैसे हैं, अरबोपति है, बिल गेट्स है, पर उसको हेलीकॉप्टर नहीं खरीदना है, तो मांग नहीं किया। खाली खाली शक्ति होगी तो भी मांग नहीं है, खाली इच्छा होगी तो भी मांग नहीं है। मांग कब होगी? जब आप ये तीनों चीज़ों को एक साथ रखते हो, जब वस्तु खरीदने की इच्छा, शक्ति और तैयारी होगी। और जो दो और चीज़ें आ रही हैं, +2 करके दो चीज़ें मैं इसमें और जोड़ रहा हूँ। वो दो चीज़ें क्या हैं? आपको कब खरीदना है और कितने में खरीदना है, ये दो चीज़ डिसाइड होनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि निश्चित कीमत और निश्चित समय, ये 5 चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं। ये 5 चीज़ें एक साथ होंगी। आप निश्चित समय पे जा रहे हो वस्तु खरीदने के लिए, निश्चित कीमत भी हो गई है, कितने रुपए में लेना है, आपकी इच्छा भी है, आपकी शक्ति भी है और आपकी तैयारी भी है। अब आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ प्रॉपर अर्थशास्त्र की व्याख्या। अर्थशास्त्र की व्याख्या आपके सामने है, उसमें ये सारी चीज़ें आ गई रिपीट होकर के। निश्चित समय और निश्चित कीमत पर ग्राहक द्वारा वस्तु खरीदने की इच्छा, शक्ति और तैयारी को वस्तु की मांग कहते हैं। फिर से कर रहा हूँ क्लियर, खाली इच्छा अगर है तो वस्तु की मांग कर रहे हो, तो मांग नहीं है। कब होगी? जब इच्छा, शक्ति, तैयारी होगी और निश्चित समय, निश्चित कीमत पर वस्तु खरीदने जा रहे हो, तभी आप कह पाओगे कि आप वस्तु की मांग कर रहे हो। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अगला मुद्दा है, और ये IMP टॉपिक है, 5 नंबर में आपकी एग्जाम में आ सकता है। सेक्शन ई में आता है, 5 नंबर में विस्तार से लिखना है। यहाँ पे इतना विस्तार से नहीं होगा, पर आपको किताब में देख करके विस्तार से लिखना है।
मांग को प्रभावित करने वाले, मांग मतलब कि डिमांड को। अर्थतंत्र में कभी ऐसा होता है कि भाई लोग किसी मोबाइल की मांग ज़्यादा कर रहे हैं, किसी मोबाइल की मांग कम कर रहे हैं, मकानों की मांग लोग ज़्यादा कर रहे हैं, मकानों की मांग कम कर रहे हैं, कपड़े की मांग ज़्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। दिवाली आ गई तो लोग ज़्यादा पटाखे खरीद रहे हैं, दिवाली के बाद नहीं खरीद रहे हैं। तो ये मांग क्यों बढ़ती घटती रहती है? किसी वस्तु की मांग कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। तो इन वस्तु की मांग को, वस्तु के विक्रय को प्रभावित करने वाले परिबल कितने हैं, कौन कौन से? तो वहाँ पे आप सारे परिबलों को इस तरह से आप समझ सकते हो। ये आपके सामने चार्ट है, ये चार्ट किताब में नहीं है, इसके लिए ध्यान से देखिएगा। मांग को प्रभावित करने वाले परिबल, ये मेन टाइटल है और इसको बांटा गया है दो भागों में। एक है कीमत और दूसरा है कीमत के अलावा के अन्य परिबल। सबसे बड़ा परिबल अगर कोई है जो वस्तु की मांग को प्रभावित करता है तो वो है कीमत। कीमत अगर बढ़ती है तो मांग घट जाएगी नॉर्मली। अगर आप मकान लेने गए हो, मकान के लिए आपने सोचा कि मकान 40 लाख का होगा, पर मालूम पड़ा मकान 80 का हो गया है, तो आप नहीं लेंगे मकान। और 40 का मकान था, लेने गए तो मालूम पड़ा मकान 20 लाख का हो गया है, तो आप बोलोगे दो मकान दे दे। ठीक है, तो कीमत घटेगी तो मांग बढ़ती है, और कीमत बढ़ती है तो लोग खरीदी कम कर देते हैं। आगे आप पढ़ने वाले विस्तार से। और दूसरा है कीमत के अलावा अन्य परिबल। कीमत के अलावा और कौन कौन से परिबल हैं? हमारी रुचि है, हमारा इंटरेस्ट, खरीदना चाहते कि नहीं, हमारी इनकम, हमारी जेब, हमारी चादर, जितना चादर होगी उतना हम पैर फैलाएंगे, वो भी है। संबंधित वस्तुओं की कीमत, जिसमें दो पार्ट है, एक है वैकल्पिक वस्तु और दूसरा है पूरक वस्तु। वैकल्पिक वस्तु क्या होती है? अगर आप किसी के घर पे गए तो कोई पूछता है भाई चाय पियोगे या कॉफ़ी पियोगे, तो आप कहेंगे चाय या कॉफ़ी में से कोई एक कहेंगे। आप ये तो नहीं कहेंगे दोनों ले आओ। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि चाय और कॉफ़ी वैकल्पिक वस्तु है, एक के बदले में दूसरा। ठीक है, इसी तरह से होगा। अगर आपको कोई कहे कि भाई आपको ऑफिस जाना है तो जूते पहनोगे या चप्पल पहनोगे, तो आप दोनों तो नहीं पहनोगे। या तो चप्पल पहना है तो जूते नहीं पहनोगे, और जूते पहने तो चप्पल नहीं पहनोगे। ये वैकल्पिक वस्तु है। दूसरा है पूरक वस्तु। पूरक वस्तु वैकल्पिक से अलग है। जैसे जूते और मोजे, ये पूरक वस्तु है। मोजा पहनोगे, जूता पहनोगे तो मोजा पहनोगे, सॉक्स पहनोगे, ये पूरक वस्तु है। गाड़ी और पेट्रोल, ये पूरक वस्तु है, जिनको एक दूसरे के बिना चलता ही नहीं है, दोनों एक साथ ही काम करेंगे, वो पूरक। और दो में से एक चुनना है तो फिर वैकल्पिक। नेक्स्ट, भविष्य की कीमत की अटकलें और जनसंख्या, इन सबको हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो चार्ट आपके ध्यान में रहे, आपको किताब में चार्ट बनाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मांग को प्रभावित करने वाले परिबलों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है कीमत, आपके सामने, और दूसरा है कीमत के सिवाय के अन्य परिबल। चार्ट में हम देख चुके हैं। अब कीमत का क्या असर पड़ता है? देखिए, अभी जो आप पढ़ने जा रहे हैं, ये सब आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। आप ये सब चीज़ें अपने लाइफ में फेस करते हैं, तो इसको पढ़िएगा, साथ साथ में अपने लाइफ के साथ में इसको मैच कर रहा हूँ, तो आपको याद रहेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि वस्तु की कीमत घटने पर लोग वस्तु की खरीदी बढ़ा देते हैं। ये हमारे जीवन में होता है। हम लोग एक टी शर्ट लेने के लिए गए हैं, और टी शर्ट हमको लगता है कि 500 रुपये की आएगी, पर टी शर्ट मालूम पड़ा कि 500 रुपये में दो स्कीम चल रही है कि 500 रुपये में दो टी शर्ट, तो हम टी शर्ट दो ले लेंगे। क्यों ले ली हमने? क्योंकि कीमत घट गई। अगर टी शर्ट के दाम बढ़ जाते तो हम शायद एक भी लेके नहीं आते। तो वस्तु की कीमत घटेगी तो वस्तु की खरीदी बढ़ेगी, और इसको क्या कहते हैं अर्थशास्त्र में? इसको कहते हैं मांग का विस्तार। मांग बढ़ जाती है, कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। और इसका अपोजिट क्या है? इसका अपोजिट है कि अगर कीमत बढ़ती है, कीमत बढ़ेगी तो वस्तु की मांग घट जाएगी। ये हम सब करते हैं। अगर आप समोसे लेने के लिए गए हो, 10 रुपये का समोसा मिलता था, वो समोसा अगर हो गया 50 रुपये का तो आप समोसे नहीं लेंगे। समोसा हो गया 5 रुपये का तो आप ज़्यादा ले लेंगे, क्योंकि सस्ता हो गया है। ये जो सेल लगती है, इसलिए लगती है ना कि सेल के अंदर चीज़ें सस्ती होती है तो लोग ज़्यादा खरीदी करते हैं। ठीक है, तो कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी, और कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी। ओके, अगला मुद्दा है कीमत के अलावा अन्य परिबल। अन्य परिबल जितने भी थे उनको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं।
सबसे पहला आपको यहाँ पे खास समझाया नहीं मैंने व्यक्ति की रुचि और पसंद की। आपको कोई चीज़ पसंद आ गई है कि आपको ये इस कोई मान लो गर्ल लड़कियां हैं तो इस कोई साड़ी आ गई है, कोई लड़का है तो इसी तरह का कोई शूज़ का फैशन आ गया है, कोई नेकलेस का पसंद आ गया है। अगर पसंद आ गया है तो फिर दाम आप देखते नहीं। अगर चीज़ पसंद है आपको तो आप खरीदी बढ़ा देंगे, और अगर चीज़ आपको नहीं पसंद है तो आप उसकी खरीदी को घटा देंगे। ठीक है, तो पसंदगी में कुछ खास नहीं, पसंद आएगा तो खरीदेंगे, मांग बढ़ाएंगे, पसंद नहीं आएगा तो मांग घटा देंगे। ये इजी है किताब के हिसाब से भी। सेकंड, व्यक्ति की आय। जैसा मैंने कहा था कि आय मतलब किसी ने कहा है कि जितना चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। चादर मतलब आपकी आय। अगर हमारी आय बढ़ेगी तो हम पहले घर के अंदर हमारे पास कपड़े कम होते थे, आय बढ़ गई तो ज़्यादा कपड़े होंगे। शूज़ पहले एक होता था मुश्किल से, अब आय बढ़ गई तो हम 2-3 शूज़ खरीदेंगे। घर के अंदर पहले जो व्यंजन थे वो कम आते थे, हम लोग कम खरीदते थे सब नाश्ता पानी, अब हम ज़्यादा खरीदेंगे। तो सिंपल है, इसको मैं तो आपको बताऊँ आकृति के हिसाब से। अगर लोगों की आय बढ़ेगी तो फिर लोग वस्तु की मांग भी बढ़ा देंगे। इसको कहा जाता है सीधा संबंध। ये है सीधा संबंध। व्यक्ति की आय और वस्तु की मांग के बीच संबंध सीधा है। क्यों सीधा है? क्योंकि आय भी बढ़ती है और साथ साथ में मांग भी बढ़ती है। अब सोचिए व्यस्त संबंध किससे था? व्यस्त संबंध शायद आपको बताना रहेगा, इसीलिए बात याद आई। व्यस्त संबंध जो था वो था मांग के साथ में। हाँ, ये लास्ट रह गया था कि कीमत और मांग के बीच व्यस्त संबंध है। क्यों? क्योंकि कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। तो कीमत और मांग का व्यस्त संबंध है। और जो अभी हमने पढ़ा, व्यक्ति की आय, आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी, तो संबंध कैसा है? तो यहाँ पे संबंध जो है वो सीधा संबंध है। अब आ रहा है अगला मुद्दा। अगला मुद्दा जो है वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है। संबंधित वस्तुओं की कीमत। संबंधित मतलब आपकी वस्तु नहीं, आप जिस वस्तु की मांग की बात कर रहे हो वो वस्तु नहीं, उससे संबंधित और वस्तु। अब संबंध कितने तरह के? संबंध 2 तरह के आपको बताए थे। एक है वैकल्पिक वस्तु और दूसरा है पूरक वस्तु, जिसको हम कहते हैं स्थानापन्न या फिर वैकल्पिक वस्तु। ये है वैकल्पिक वस्तु की व्याख्या आपके सामने आ रही है। किसी आवश्यकता को एक से अधिक वस्तुओं द्वारा संतुष्ट किया जा सकता हो तो उन वस्तुओं को स्थानापन्न या वैकल्पिक वस्तु कहते हैं, जैसे चाय या कॉफ़ी, चप्पल या जूता। तो ये वैकल्पिक वस्तु है। अब वैकल्पिक वस्तु में जैसे कि मान लो आप बात कर रहे हो, आपने अध्ययन किया, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आपको चाय की जो मांग है उसका अध्ययन करना है कि चाय जो है उसकी मांग पर कॉफ़ी की कीमत का क्या असर पड़ता है। कॉफ़ी क्या हुई? कॉफ़ी हुई वैकल्पिक वस्तु। ठीक है, तो अब चाय की कीमत भी दे दी मैंने। चाय की कीमत है 10 रुपये और कॉफ़ी कीमत है 20 रुपये। कुछ लोग चाय पीते हैं और कुछ लोग कॉफ़ी पीते हैं। अब यहाँ से आपको सोचना है कि अब कंडीशन बदल रही। कंडीशन क्या बदली? किसी वजह से कॉफ़ी की कीमत जो 20 रुपये थी वो घट करके हो गई है 10 रुपये। कॉफ़ी 20 रुपये से घट करके हो गई है 10 रुपये। 20 रुपये से घट के 10 रुपये। अब आप बताओ कि चाय की मांग पे क्या असर होगा। मान लो कि हम चाय इसलिए पीते थे क्योंकि हमको कॉफ़ी महंगी पड़ती थी, तो अब अगर कॉफ़ी की कीमत 20 से घट के 10 हो गई है तो हम क्या करेंगे? हम चाय को छोड़ करके हम कॉफ़ी पियेंगे। ठीक है, तो क्या असर होगा? अगर कॉफ़ी की कीमत घट जाएगी तो चाय की जो मांग है वो भी घट जाएगी। क्यों घटेगी? क्योंकि जो लोग चाय पीते थे, अब वो लोग चाय ना पी करके, जब चाय और कॉफ़ी एक ही दाम में है तो वो लोग चाय ना पी करके क्या पियेंगे? वो लोग कॉफ़ी पियेंगे। तो कॉफ़ी की कीमत अगर घटती है तो चाय की जो मांग है वो भी घट जाएगी। ठीक है, वैकल्पिक वस्तु के अंदर ऐसा होता है। अगला मुद्दा जो है वो है, हाँ, फिर एक एग्जाम्पल और दिया है। कॉफ़ी की कीमत बढ़ जाए तब क्या होगा?
अगर कॉफ़ी 20 रुपये की थी, अब बढ़ के 30 रुपये होगी, तब क्या होगा? तब जो लोग कॉफ़ी पीते थे उनको कॉफ़ी और महंगी पड़ेगी। तो हो सकता है कुछ लोग कॉफ़ी ना पी करके चाय पिए। तो वैकल्पिक वस्तु अगर महंगी होगी तो मुख्य वस्तु की मांग बढ़ेगी, और वैकल्पिक वस्तु की जो कीमत है वो घटेगी, तो मुख्य वस्तु की जो मांग है वो भी घटने वाली है। समझ लेना, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा समझने में, हो सकता है ये। अगला इससे जुड़ा हुआ है वो है पूरक वस्तु का। पूरक वस्तु की व्याख्या, किसी एक आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए एक से अधिक वस्तुओं की आवश्यकता हो तो उन्हें एक दूसरे की पूरक वस्तु कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ से कहीं जाना है, कालूपुर जाना है, तो आपको दो चीज़ चाहिए। एक तो आपको गाड़ी चाहिए, दूसरा गाड़ी में पेट्रोल चाहिए। तो गाड़ी और पेट्रोल क्या हुए? गाड़ी और पेट्रोल एक दूसरे के पूरक हुए, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो जब दोनों साथ में रहते हैं तो उसको हम कहते हैं पूरक। चश्मा आप लगाते हो तो चश्मा और चश्मे के अंदर जो कांच है, फ्रेम और कांच, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हुए। अब उसके हिसाब से चश्मा और चश्मे का फ्रेम या फिर बिजली और एसी ये एक दूसरे के पूरक है। अब एग्जाम्पल आपके सामने एक आ रहा है कि यदि चश्मे का फ्रेम महंगा हो जाएगा, चश्मा नहीं महंगा हुआ, पर चश्मे के अंदर लगने वाला एक पार्ट, चश्मे का फ्रेम, अगर वो महंगा हो गया तब क्या होगा? अगर फ्रेम महंगा हो गया तो लोग फ्रेम को की खरीदी कम कर देंगे। चश्मा जो बनता है फ्रेम से, वो चश्मा ही महंगा बनेगा। तो फ्रेम और चश्मा जब दोनों महंगे हो जाएंगे तो फिर चश्मे की मांग घट जाएगी। चश्मे की मांग क्यों घटी? क्योंकि महंगा क्या हुआ? फ्रेम। तो फ्रेम और चश्मा दोनों एक दूसरे के पूरक वस्तु हैं। अगर फ्रेम महंगा होगा तो चश्मे की मांग घट जाएगी। क्यों घट जाएगी? क्योंकि फ्रेम के महंगा होने से चश्मा भी महंगा हो जाता है। अब उल्टा, अगर फ्रेम सस्ता हो जाता है, अगर फ्रेम सस्ता तो चश्मा भी सस्ता हो जाएगा और फिर चश्मे की मांग बढ़ जाएगी। तो ये हुआ पूरक वस्तु के बारे में, पढ़ लेना इसको थोड़ा सा और। अगला मुद्दा है भविष्य की कीमत संबंधी अटकलें। इसको, यदि भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ने की आशंका हो तो वर्तमान में उसकी मांग बढ़ेगी, और यदि भविष्य में भाव घटने की आशंका हो तो अभी मांग घट जाएगी। इसको भी आप अपने हिसाब से सोच लो। अगर आपको ऐसा लगता हो, कहीं से अफवाह उड़े, आपको लगता है कि 2 दिन के बाद सोने की कीमत जो है वो 50,000 से बढ़ कर के 1 लाख हो जाएगी, और आप 2 महीने बाद सोना लेने वाले थे, तो क्या करेंगे आप? अगर आपको लगता है कि सोने की कीमत बढ़ने वाली है तो आप सोना तुरंत खरीदेंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप सोना खरीदने जा रहे हो, अभी जा रहे हो सोना खरीदने के लिए, पर कोई कहे कि भाई कल भाव घटने वाला है, तो आप अभी खरीदने वाले नहीं, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसको। यदि भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ने की आशंका हो, कीमत अगर भविष्य में बढ़ने वाली है तो वर्तमान में उसकी मांग बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि लोग महंगा होने से पहले खरीदना चाहते हैं, ठीक है। सेकंड चीज, यदि भविष्य में भाव घटने वाले हों तो अभी मांग घट जाएगी। क्यों घट जाएगी? क्योंकि अभी खरीदेंगे तो महंगा मिलेगा, इसलिए बाद में खरीदेंगे, बाद में सस्ता मिल सकता है। तो भविष्य की कीमत संबंधी अटकलें, भविष्य में दाम बढ़ने वाले हैं तो लोग अभी ज़्यादा खरीदेंगे, अगर भविष्य में दाम घटने वाले हैं तो लोग अभी कम खरीदेंगे। ओके। और आखिरी मुद्दा जो आ रहा है वो आ रहा है जनसंख्या का। जनसंख्या के बारे में आप सब समझ गए होंगे। अगर देश में जनसंख्या ज़्यादा हो जा रही है तो मांग बढ़ेगी, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा शरीर हैं, ज़्यादा मुंह है, ज़्यादा पेट है, ज़्यादा खाएंगे, ज़्यादा पहनेंगे, तो मांग बढ़ेगी, चाहे वो अनाज की हो चाहे मकान की हो। और अगर जनसंख्या घट जाती है किसी वजह से, मान लो कि आपके स्कूल की कैंटीन है, स्कूल की कैंटीन के अंदर आप बच्चे जब थे तब समोसे की मांग होती थी, अब बच्चे नहीं है तो समोसे की मांग होती है? नहीं होती है। तो जब लोग होंगे, लोग ज़्यादा होंगे तो मांग ज़्यादा होगी, लोग कम होंगे तो मांग कम होगी। इसमें एक चीज़ और आई है, जनसंख्या का आयु वर्ग। कैसी जनसंख्या? अगर देश के अंदर ज़्यादा बूढ़े हैं तो क्या होगा? तो ज़्यादा मांग दवाओं की होगी या फिर क्रिकेट के किट की होगी? अगर ज़्यादा बूढ़े हैं तो ज़्यादा मांग दवाइयों की होगी, या जो बूढ़े लोग चलते हैं वॉकर, उसकी होगी मांग। पर अगर देश के अंदर ज़्यादा नौजवान है तो उस हिसाब से मांग अलग अलग रहेगी, फैशनेबल रहेगी, ठीक है। अगर ज़्यादा स्त्रियां हैं तो उसके हिसाब से मांग रहेगी, ज़्यादा पुरुष है तो वो मांग रहेगी, बच्चे हैं तो किताबों की और जो प्ले ग्रुप है उन सबकी मांग रहेगी।
तो जनसंख्या बढ़ेगी तो मांग बढ़ती है, और जनसंख्या जैसी ज़्यादा होती है उसी तरह से उस वस्तु की मांग में वृद्धि देखने को मिलती है। तो ये हमने जो ख़त्म किया वो था मांग और मांग को प्रभावित करने वाले परिबल। ये एग्ज़ाम में आपको 5 नंबर में आ सकता है। फिलहाल अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।